Okay, we are now going to start with a new standard that is SRE 2400। इस चैप्टर से हम एक नई सीरीज के स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एसआरईज होते क्या, किस टाइप की इंगेजमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं, एंड SRE 2400 किसकी बात करता है। थोड़ा सा लेंथी स्टैंडर्ड है, बट लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर सिलेबस। मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलने वाला। जितना भी ऑडिट आज तक हमने पढ़ा उसी की रेपिटेशन है, और उसका रीजन क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आओ। सबसे पहले जिस टाइप की इंगेजमेंट की डिस्कशन अब हम करने वाले, दोज आर कॉल्ड द रिव्यू इंगेजमेंट्स। इसे आप कहते हो रिव्यू इंगेजमेंट्स, राइट। सो रिव्यू क्या होता है? रिव्यू भी सबसे पहले एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है। अश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इंगेजमेंट, एक ऐसा काम जिसको सीए परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जब वो रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के अंदर उसको अश्योरेंस देनी है। अच्छा, फिर ये बताओ मैम, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? जैसे कि अभी अभी हमने देखा ऑडिट के केस में तो सब्जेक्ट मैटर रहता है अपना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। वाओ, यस। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। सो मैम फिर आप ये भी बता दो, देन व्हाट इज द डिफरेंस, ध्यान से सुनते जाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। फिर ये बताओ कि ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो यस, कुछ डिफरेंस है ऑडिट और रिव्यू के बीच में, और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा लेवल ऑफ अश्योरेंस का। किसका डिफरेंस होता है? लेवल ऑफ अश्योरेंस का। ऑडिटर जो ऑडिट के अंदर अश्योरेंस देता है वो ना हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, जिसको हम रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस भी कहते हैं। लेकिन जब यही चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिव्यू इंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा, वहां पे ऑडिट के कंपैरिजन में लेवल ऑफ अश्योरेंस कम हो जाता है। एंड इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप लिमिटेड अश्योरेंस देते हो, लिमिटेड अश्योरेंस देते हो। इसी वजह से ऑडिट को आप कहते हो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड रिव्यू को आप कहते हो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। और क्योंकि ऑडिट में आपको हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑडिटर प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करता है। मोर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको आप कहते हो एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे ऑडिट के कंपैरिजन में रिव्यू एंगेजमेंट में फ्यूअर मतलब कम प्रोसीजर परफॉर्म करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। डेफिनेटली अगर आपको एश्योरेंस कम देनी है तो फिर आपको काम भी कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। जैसे कि आप एग्जांपल दे पाओगे ऑडिट में किस किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। यस, जैसे कि ऑडिट के अंदर अभी हमने 330 जब देखा था, हमने अंडरस्टैंड किया था कि ऑडिटर सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो टीओसी भी परफॉर्म कर लेता है। कई बार तो वो टीओसी प्लस सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली उसको ना ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि एज पर एसए नंबर 500 उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए, है ना। जो उसका ऑडिट रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे उसका पर्पस इतना ज्यादा हाई लेवल एश्योरेंस लेने का नहीं होता है, और इसी वजह से ऑडिटर भी हम इसको सही नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर, है ना। तो आपको प्लीज जितने भी आप डिफरेंट स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, प्लीज ये देखते रहना कि कहाँ पे सी को किस वर्ड से बुलाया जा रहा है। जैसे कि स्टैंडर्ड के अंदर उसे ऑडिटर कहा जा रहा है, कहाँ पे उसको प्रैक्टिशनर रेफर किया जा रहा है, बिकॉज दैट विल मेक अ डिफरेंस, राइट। सो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिव्यू इंगेजमेंट को परफॉर्म करता है, वो रिव्यू इंगेजमेंट के अंदर जनरली किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करता है? वो इंक्वायरी करता है और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है। तो लिमिटेड प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहा है। कुछ ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे वो सब्सटेंसिव चेकिंग करेगा, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? लेट्स से कि जहाँ पे उसको लगता है यार कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गलती बहुत ज्यादा है, या मेरे को एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए अभी ज्यादा काम करना ही पड़ेगा, तब वो जाके सब्सटेंसिव प्रोसीजर मतलब एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अदरवाइज आप रिव्यू एंगेजमेंट में इतना ज्यादा काम ही नहीं करते। क्या ये डिस्कशन क्लियर है? यस। सो मैं कुल मिला के कह सकती हूँ कि सब कुछ जितना भी आज तक हमने ऑडिट के अंदर पढ़ा, वही सारी बातें अभी जो मैं आपको एक एसआरई कराऊंगी ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू एसआरई। दैट इज एसआरई क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो जब भी आप इस टाइप की रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे, ये लिमिटेड एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे, वहां पे एसआरई एप्लीकेबल होते हैं। और मैं आपको जो एसआरई शुरू करा रही हूँ दैट इज SRE 2400। तो कोई क्लाइंट अगर आपके पास आके आपको कहता है ना कि यार देखो मेरा ना जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसका आप रिव्यू कर दो। बेसिकली वो आपसे ऑडिट नहीं कराना चाह रहा, बट मैम वो मुझसे ऑडिट क्यों नहीं कराना चाह रहा? अरे भाई उसके पास शायद उसको इतना अश्योरेंस चाहिए नहीं है, और उसके ऊपर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होती ऑडिट की, है ना। बट फिर भी उसको चेकिंग तो करवानी है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको इतने रिसोर्सेज नहीं लगाने हैं, तो वो एक लिमिटेड अश्योरेंस में भी सेटिस्फाइड है, तो वो आपके पास आकर आपसे रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करा सकता है।
सो मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, बस ऑडिट में आप काम ज्यादा करोगे और जो डिस्कशन अभी हम SRE 2400 के अंदर करेंगे उसमें आप रिव्यू कर रहे हो, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, प्रोसीजर आप लिमिटेड परफॉर्म करोगे और काम करने के बाद आप जो अश्योरेंस दोगे वो लिमिटेड अश्योरेंस रहेगी। एक और चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ऑडिट के अंदर ऑडिटर ओपिनियन देता है बेटा, एंड रिव्यू के अंदर आप खाली कंक्लूजन देते हो। समझ नहीं आया मैम? जब ऑडिटर अपना ऑडिट परफॉर्म करता है उसको वो कंक्लूजन उसको मिलती है, बट उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है और उस ओपिनियन की जो वर्डिंग्स रहेगी ना वो वर्डिंग्स पॉजिटिव वर्डिंग्स रहती है। वेर एज रिव्यू के अंदर आपने काम किया, आपको एविडेंसेस मिले, एक लिमिटेड एश्योरेंस मिली, जिस भी कंक्लूजन के ऊपर आप पहुंचोगे उसको आप एक्सप्रेस कर देते हो रिपोर्ट के अंदर, एंड वहां पे जो आप वर्डिंग्स यूज करते हो वो नेगेटिव वर्डिंग्स रहती है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ये वर्डिंग्स आएगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट? सुनना, पॉजिटिव वर्डिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला था सिंपल शब्दों में, अगर मैं आपको कहूं कि देखो ऑडिट इज अ गुड सब्जेक्ट, है ना, ऑडिट इज अ गुड सब्जेक्ट, तो ये पॉजिटिव वर्डिंग होगी, राइट? और इसी स्टेटमेंट को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं दैट ऑडिट इज नॉट अ बैड सब्जेक्ट, नॉट अ बैड सब्जेक्ट, तो बात तो आप सही भी कह रहे हो ना कि ऑडिट एक अच्छा सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या, ऑडिट एक बुरा सब्जेक्ट नहीं है। तो ज्यादा भरोसा काम पे मिल रहा है, ज्यादा भरोसा आपको इस स्टेटमेंट से मिल रहा है। इसको आप कहते हो पॉजिटिव वर्डिंग्स और इसको आप कहते हो नेगेटिव वर्डिंग्स। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। तो बात आप वही कह रहे हो। तो ऐसे ही ऑडिट में तो ऑडिटर, सुनना, हमने इसको पढ़ा भी है जब हमने 700 पढ़ा, ऑडिट के अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देता है। अच्छा, अगर आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो ऑडिटर की रिपोर्ट की वर्डिंग्स हो जाती है दैट इन आवर ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी एविडेंसेस मुझे मिले, जो एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ने मुझे प्रोवाइड कराई, बेस्ड अपॉन दैट आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये पॉजिटिव वर्डिंग्स है, आप क्लियरली कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट? दूसरा आप क्या भी यूज कर सकते हो, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप ये भी वर्डिंग यूज कर सकते हो, है ना, इसको आप पॉजिटिव वर्डिंग कहते हो। अगर मुझको इसी बात को नेगेटिव वर्डिंग में कहना है तो मैं बोलूंगी इन आवर ओपिनियन बेस्ड अपॉन द एक्सप्लेनेशन एविडेंसेस कलेक्टेड बाय अस, हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं दैट नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, कि हमारे अटेंशन के अंदर ऐसा कोई मैटर नहीं आया दैट कुड हैव लेड अस टू बिलीव, दैट could have led us to believe, जिससे हमें ये बिलीव होता, क्या, सुनना अब नेगेटिव वर्डिंग, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। या फिर आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, दैट नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कुड हैव लेड अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड इन ऑल मटीरियल आस्पेक्ट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो बात आप वही कह रहे हो बट नेगेटिव वे से कह रहे हो कि हमारे सामने ऐसा कोई मैटर नहीं आया, जितना भी काम हमने किया जिसकी वजह से हम ये बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन आप ये डायरेक्टली नहीं बोलते, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली बोल दिया तो ज्यादा एश्योरेंस मिल जाएगी और रिव्यू एंगेजमेंट आप लिमिटेड एश्योरेंस देते हो इन कंपैरिजन टू ऑडिट। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। अभी जो भी हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे SRE 2400, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, स्पेशली जब अपना ओपिनियन वाला सेक्शन आएगा, क्योंकि दिस स्टैंडर्ड इज रेप्लिका ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन ऑडिट। बिकॉज सब्जेक्ट मैटर सेम है, काम भी आप वही कर रहे हो जैसे ऑडिट के अंदर आप करते हो। डिफरेंस क्या है, लेवल ऑफ प्रोसीजर का। ऑडिट में आप ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप कम प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, कम एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने हैं। और मेजर डिफरेंस ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। आर वी ऑन द सेम पेज? यस। तो थोड़ा सा ना अपने आप को इधर आपको अटेंटिवली चीजों को लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड काफी लेंदी है। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट ऑल्सो कि कहाँ पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना है डिस्कशन के ऊपर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से खुद भी कर सकते हो और आपको ये रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो जब आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे। सो कम टू SRE 2400। yes, so this is our SRE 2400 engagement 2
रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो जो भी मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दी, रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्लीज एक बार रीड कर लेना। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ SRE 2400। स्कोप भी आपको रीड करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बड़ा है तो प्लीज बाइफरफिकेशन करते जाओ, क्या लर्न करना है और क्या आपको सिर्फ पढ़ना है। स्कोप क्या है कि स्टैंडर्ड बताएगा कि प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर शब्द यूज नहीं किया जाता और उसका रीजन भी है। रीजन क्या है, कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो आपका रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं करेगा। कॉमन सेंस भी है वो, क्योंकि अगर कोई कंपनी ऑडिट करा रही है तो फिर वो रिव्यू क्यों कराएगी। मतलब अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट करा रहे हो तो फिर आपको रिव्यू कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो सुनना, SRE 2400 टॉक्स अबाउट द प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब उसको इंगेज किया जा रहा है टू परफॉर्म द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब? जब ये प्रैक्टिशनर कंपनी का ऑडिटर नहीं है, एज आई टोल्ड यू। एंड प्लस यहाँ पे आप डिस्कस करोगे कि ये इंगेजमेंट परफॉर्म करने के बाद जब प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट क्या रहेगा, जो मोस्टली हर एक स्टैंडर्ड बताता भी है। सो ये आपने रीड कर लिया स्कोप, यस। ये लर्न करोगे आप ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड ने जो प्रैक्टिशनर के ऊपर सेट करें, और बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव है। भाई तेरे को काम करना है, इतने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि तुझे क्या मिल जाए, सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाए जिसके बेसिस पे तू एक लिमिटेड कंक्लूजन एक्सप्रेस कर पाए, रिपोर्ट बना पाए। और अगर मैं आपको ना ये रेफरेंस दूं ना, तो प्लीज आप यहाँ पे ऐसे नंबर 200 का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर सेट करता है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड ने बोला कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुझे लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ऑडिट में से आप रीजनेबल एश्योरेंस कहते हो, राइट। और कैसे आप ऑब्टेन करोगे, प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करोगे, मैंने आपको बताया, बाय परफॉर्मिंग द इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर। किस चीज को लेकर, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, जस्ट लाइक ऑडिट। क्यों? ताकि वो प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन एक्सप्रेस कर पाए। ऑडिट में आप इसे ओपिनियन लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कंक्लूजन एक्सप्रेस कर पाए। किस चीज को लेकर कि क्या उसके अटेंशन में कोई ऐसा मैटर आया, नेगेटिव वर्डिंग, दैट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जब आप ना ऑडिट के अंदर जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ना, ऐसे 200 में वहां पे पॉजिटिव वर्डिंग्स लिखी हुई है, चलेगा। दूसरा क्या, फिर आपको रिपोर्ट कर देना है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, राइट। एंड आपको कम्युनिकेशन कर देनी है। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, इसको इशू करोगे आप रिपोर्ट को, जो भी आपका कंक्लूजन है वो रिपोर्ट में आप कम्युनिकेट करोगे। प्लस अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे आपको ये एश्योरेंस नहीं मिले, सो बेसिकली आपको एविडेंसेस नहीं मिले, जैसे ऑडिट में भी होता है, तो फिर आपको एक मॉडिफाइड कंक्लूजन देनी पड़ेगी। यस, आपको मॉडिफाइड कंक्लूजन देनी पड़ेगी, बट कई बार ऐसा होता है मॉडिफाइड कंक्लूजन देना भी सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप डिस्क्लेमर इशू कर दोगे। तो प्रैक्टिशनर विल डिस्क्लेम अ कंक्लूजन, या फिर आप इंगेजमेंट से विथड्रॉ करोगे अगर ऐसा विथड्रॉल करना लीगली परमिटेड है तो। जस्ट लाइक ऐसे नंबर 200, आप चाहो तो ऐसे नंबर 200 के अंदर जाके भी ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। यस, ये सारी बातें आपने SQC1 के अंदर पढ़ी हैं। सबसे पहले क्या आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ? यस, जो किसने प्रिस्क्राइब करी है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAI, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस ऑल्सो। यस, इंडिपेंडेंस के साथ भी, क्योंकि एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है और एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एंगेजमेंट के अंदर ओवरऑल क्वालिटी को इंश्योर करने की। जस्ट लाइक ऐसे नंबर 220, क्या आप यहाँ पे 220 की रेफरेंस डाल सकते हो? यस, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे एंगेजमेंट को परफॉर्म कर दो, वही इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन। सो उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले, अगर वो नया क्लाइंट है या उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले, है ना, अगर आपका वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे और ये फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो कहते हैं देखो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, प्रैक्टिशनर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देगा अगर वो इन चीजों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। किस चीजों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है? सो प्रैक्टिशनर को एक्सेप्टेंस नहीं देनी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट। से क्लाइंट अगर ये चाहता है, सुनना, कि यार मुझे ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए, या क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे ना हाई लेवल का एश्योरेंस चाहिए, बट क्लाइंट कह रहा है कि नहीं आप काम कम ही करो बट मुझे एश्योरेंस ज्यादा दे दो, तो मतलब डेफिनेटली फॉर दिस पर्पस दिस एंगेजमेंट इज नॉट राइट, फिर आपको ऑडिट करानी चाहिए। तो जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, जब तक प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड नहीं है कि पर्पस क्या है इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कराने का, एंड ये रिव्यू एंगेजमेंट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट। दूसरा, प्रैक्टिशनर को ये लगना चाहिए कि हाँ जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, मैं उनके साथ कंप्लायंस कर पाऊंगा। सो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो विद द कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट तो भी आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। प्रैक्टिशनर ने जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी इंगेजमेंट के सर्कमस्टांसेस के, तो बेसिकली जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप अंडरस्टैंड तो करते हो ना कि किस टाइप की इंगेजमेंट वो आपसे परफॉर्म करा रहा है, किस टाइप की बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व है। बेस्ड अपॉन दैट क्या वो सर्कमस्टांस ये इंडिकेट करे दैट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म
द रिव्यू एंगेजमेंट इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल और अनरिलायबल। बेसिकली क्या है, अगर आपको रिव्यू एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? यस। अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट मुझे देगा या तो वो अनरिलायबल होगी, उसके अंदर गलतियां होगी, है ना, या तो फिर वो अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर आपको इस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लेते कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, और वो क्लाइंट आपको कह रहे हैं मेरा एंगेजमेंट परफॉर्म कर दो, बट आपको उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर शक है, आपको लगता है यार बंदा ऑनेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वो बंदा ऑनेस्ट नहीं है तो दैट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन फॉर परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, आपको पहले ही पता है उसके अंदर गलतियां होगी, दैट इज नॉट रिलायबल, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। प्लस अगर प्रैक्टिशनर को उसका अगला पॉइंट इंटीग्रिटी को लेकर शक है, और जो ऊपर वाला मैंने एक्सप्लेन किया, प्लस मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू जो आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर रही है और आपको पता है ये लिमिटेशन ऐसी है कि आप काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है आप किन किन सिचुएशन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दोगे? तो स्टैंडर्ड कहता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। हाँ, अगर कानून कहता है तो फिर चाहिए ये कंडीशन ना भी प्रेजेंट हो तो भी आप एक्सेप्टेंस दोगे। तो प्रैक्टिशनर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है विद द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस नहीं देगा। वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए मिल जाएगी, वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा। ठीक है, प्रैक्टिशनर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है कि रिव्यू एंगेजमेंट ही एप्रोप्रिएट होगा इस सर्कमस्टांस में परफॉर्म करना, वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा। प्रैक्टिशनर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है कि एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस किया जाएगा, मतलब वो कर सकता है कंप्लायंस, मतलब आप अगर आपको कोई ऐसा सर्कमस्टांस दिखाई देता है कि आपको लगता है कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। क्लाइंट आपके स्कोप को लिमिट कर रहा है तो भी आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। चलो आगे चलते हैं टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। आप प्लीज यहाँ पे ना एसए नंबर 210 का रेफरेंस दे दो। सो बेसिकली क्या है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको प्री कंडीशन एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, जैसे आप ऑडिट के अंदर देखते हो। तो प्री कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट यूज करे वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। और अगर आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है, तो प्रैक्टिशनर देखेगा कि किस पर्पस के लिए वो फाइनेंशियल्स बनाई जा रही है, क्योंकि उसके इंटेंडेड यूज को देखकर ही आप डिटरमाइन कर पाओगे कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। प्लस आप ना मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेते हो कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है किस चीज को लेकर, कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको कंट्रोल लगानी है जो मैनेजमेंट को नेसेसरी लगते हैं इन द सर्कमस्टांसेस। प्लस मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड कराएगी एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी। ये सारी डिस्कशन ऐसे 210 में आती है और ये पहले भी आ चुकी है, समझ में आ रहा है। सो इन सारी चीजों को आप कहते हो प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। सो अगर मैनेजमेंट आपको राइटिंग के अंदर अग्रीमेंट देने को रेडी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर रही है, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट यूज कर रही है अगर वो एक्सेप्टेबल है, तो आप बोलते हो प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट। मैं इसको डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि ऐसे नंबर 200 में भी सेम रिपीट होता है। चलेंगे आगे। अच्छा, अगर प्रैक्टिशनर को पता लगता है कि बेटा प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो चलो यहां से कंसेप्ट ये जोड़ लो कि जहां पे प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या, फिर आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। वही लिखा हुआ है कि अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट से डिस्कस करते हो इस मैटर को। लेट्स से मैनेजमेंट से जो भी इधर मैटर है ना, लेट्स से आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करे वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो आप मैनेजमेंट को बोल दोगे टू यूज अ डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इफ पॉसिबल, या टू गिव एडिशनल डिस्क्लोजर सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैन बिकम एक्सेप्टेबल, राइट। बट अगर आपकी मैनेजमेंट इस मैटर को ठीक करने के लिए रेडी नहीं है तो प्री कंडीशन जब भी प्रेजेंट नहीं होती तो आप एक्सेप्टेंस नहीं देते। तो कंसेप्ट यही है कि जब भी प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले आप इस मैटर को डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट को बोलोगे कि आप नेसेसरी चेंजेस कर दो। अगर मैनेजमेंट चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं है तो प्रैक्टिशनर इस टाइप की एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। एंड लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट की वजह से अगर आप इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करोगे, ऐसा पॉइंट पहले भी आया था, तो फिर ये एंगेजमेंट इस एसआरई के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि आपने लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया है। तो जब ऑडिटर यहाँ पे प्रैक्टिशनर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट के अंदर वो रेफरेंस नहीं दे सकता कि मैंने इस रिव्यू एंगेजमेंट को कंडक्ट किया एज पर एसआरई 2400, क्योंकि एसआरई 2400 ने तो आपको बोला था कि पहले आप प्री कंडीशन एस्टैब्लिश करो, बट आप तो प्री कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। तो फिर आप रिपोर्ट बनाते हुए ये नहीं कह सकते कि मैंने एसआरई के अकॉर्डिंग काम किया, चलेगा। यस, ये सिचुएशन क्या है कि आप जब एक्सेप्टेंस दे रही थी तब तो प्री कंडीशन प्रेजेंट थी, बट बाद में जाकर वो प्री कंडीशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे। इफ प्रैक्टिशनर कम टू नो अबाउट एब्सेंस ऑफ प्री कंडीशन, है ना, आफ्टर गिविंग द एक्सेप्टेंस, तो कोई प्री कंडीशन एब्सेंट है ये आपको बाद में पता लगता है जब आपने एक्सेप्टेंस दे दी, फिर क्या,
फिर तो आप विथड्रॉल करोगे और क्या करोगे, ये देखो ये लिखा हुआ है प्रैक्टिशनर सबसे पहले इस मैटर को डिस्कस करेगा। यस, विथड्रॉल करने से पहले आप क्या करते हो, आप विथड्रॉल करने से पहले मैटर को डिस्कस करोगे विद द मैनेजमेंट TCWG एंड फिर आप देखोगे क्या ये मैटर रिजोल्व हो सकता है, क्योंकि अगर रिजोल्व हो सकता है तो ठीक है, आपको मैटर भी समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है। लेट्स से कि मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, अभी आपको ऑडिट के बीच में पता लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं दे रही है जिसके बेसिस पे उसने फाइनेंशियल्स बनाई है। तो सबसे पहले तो आप इस मैटर को रिजोल्व करने की कोशिश करोगे एंड फिर आप कंसीडर करोगे कि क्या कंटिन्यू करना इस एंगेजमेंट के साथ एप्रोप्रिएट होगा या नहीं, क्योंकि कई बार आपको आपको एविडेंसेस चाहिए बट आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो विथड्रॉल ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है एंड फिर आप ये भी देखते हो कि वेदर एंड इफ सो हाउ टू कम्युनिकेट द मैटर इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। ये तब होगा जब आप विथड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एंगेजमेंट छोड़ के तभी जा सकते हो अगर लो रेगुलेशन परमिट करते हैं। सो अगर लो रेगुलेशन परमिट नहीं करते तो आपको काम करना पड़ेगा, तो फिर आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, बट काम तो आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि क्लाइंट तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। फिर क्या, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके जाओगे, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या तो आप डिस्क्लेमर दोगे। सो वेरी सिंपल कंसेप्ट, चलेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां पे भी आप रेफरेंस दे दो ऐसे नंबर 210 की। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या आप टर्म्स को अग्री करते हो क्लाइंट के साथ या नहीं। डेफिनेटली टर्म्स को अग्री करोगे क्लाइंट के साथ, है ना। 210 में भी तो यही होता है, प्रायर जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो टर्म्स अग्री होने चाहिए क्लाइंट के साथ। रीजन क्या, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, राइट। तो देखो अब इसमें सिचुएशन ये है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आपने टर्म्स अग्री कर लिए हैं, है ना, और टर्म्स अग्री करने के बाद आपकी मैनेजमेंट उन टर्म्स को चेंज करने के लिए कह रही है। मतलब अभी तक आपने अपना एंगेजमेंट पूरा नहीं किया, रिव्यू एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैनेजमेंट इन टर्म्स को रिवाइज करने के लिए कह रही है। तो प्रैक्टिशनर को क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए क्या। तो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैनेजमेंट से रीजन पूछो भाई। अगर मैनेजमेंट के पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप मान लो, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप नहीं मानोगे। जैसे कि रीजन क्या हो सकता है, मैनेजमेंट आपके टर्म्स को इसलिए रिवाइज कर रही है क्योंकि स्कोप चेंज हो रहा है आपकी एंगेजमेंट का, फिर तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, फिर आप नया एंगेजमेंट लेटर बना लो। बट अगर मैनेजमेंट ऐसे ही आपके टर्म्स को चेंज करने के लिए कह रही है तो फिर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मतलब आपको ये इवेलुएट करना पड़ेगा। यस, देखना। सो अगर प्रायर टू कंप्लीटिंग द रिव्यू एंगेजमेंट आपने एक्सेप्टेंस दे दी बट अभी तक एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, प्रैक्टिशनर से मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करी टू चेंज द एंगेजमेंट, तो प्रैक्टिशनर को सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। दिस इज द कीवर्ड, एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है मैनेजमेंट के पास फॉर डूइंग सो। और प्रैक्टिशनर तब तक चेंज को अग्री नहीं करेगा अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट के पास नहीं है। एंड अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हुए तो डेफिनेटली नए टर्म्स को आप अग्री कर लोगे थ्रू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म इन राइटिंग। चलेगा ये। यस। अच्छा, एक कंसेप्ट अपना क्या आता है, एक कंसेप्ट आता है बेटा अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो अगर ये ना इनिशियल रिव्यू एंगेजमेंट का केस है, इनिशियल का मतलब कि आप पहली बार किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आपको टर्म्स को अग्री करना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ, और वो टर्म्स आप अग्री करते हो एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट इन राइटिंग। ये क्या है, ये भी ऐसे नंबर 210 है। और अगर ये रिकरिंग एंगेजमेंट का केस है, जैसे हमने पहले भी देखा था किसी स्टैंडर्ड के अंदर कि आप रिकरिंग रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ये भी बिल्कुल ऐसे नंबर 210 का ही केस है ना। जैसे ऑडिट के केस में भी रिकरिंग ऑडिट का केस होता है, यहाँ पे भी रिकरिंग रिव्यू एंगेजमेंट का केस है कि पिछले साल भी क्लाइंट का रिव्यू एंगेजमेंट आपने ही किया था, पिछले साल भी अपने क्लाइंट के साथ टर्म्स को अग्री किया था, तो क्या आप दोबारा से भी क्लाइंट के साथ इन टर्म्स को अग्री करोगे क्या। स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, हर साल आपको नया एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, आप नया एंगेजमेंट लेटर तभी बनाओगे व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर को इवेलुएट करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस को कि क्या चेंज हुए हैं सर्कमस्टांसेस के अंदर, या कोई चेंजेस आए हैं उन कंसिडरेशन के अंदर जो आपने एक्सेप्टेंस के टाइम पे ली थी, है ना। या फिर अगर इन दैट सिचुएशन आप टर्म्स को रिवाइज करोगे, या फिर आपको ये लगता है कि यार मैनेजमेंट जिनके साथ मैंने इनिशियली टर्म्स को अग्री किया था वो टर्म्स को भूल चुकी है, आई नीड टू रिमाइंड द मैनेजमेंट अबाउट द टर्म्स, तो भी आप अपनी रिकरिंग ऑडिट के केस में नया एंगेजमेंट लेटर बना के टर्म्स को दोबारा से अग्री कर सकते हो। अदरवाइज आपको हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है बिल्कुल ऐसे नंबर 210 का रेप्लिका है, जहां पे सी मैं इनको इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में ऐसा मेनली है नहीं है, तो 210 हो सकता है आपने ज्यादातर नहीं पढ़ा हो, ओके, बट 210 भी आपका इधर साथ में ही कवर हो जाएगा, वहां पे ऑडिट का सिचुएशन है, इधर रिव्यू का सिचुएशन है। अब हम आगे चलेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट एज पर SRE 2400। अब देखना कहानी फिर से वही शुरू हो जाएगी। आपने एक्सेप्टेंस दे दी, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, प्लानिंग करोगे, तो स्टैंडर्ड की रेफरेंस दो 300। प्लानिंग के टाइम पे आप मटेरियलिटी सेट करते हो, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिशनर मटेरियलिटी सेट करेगा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और इस मटेरियलिटी को वो यूज करेगा जब वो अपनी इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है लेट मी टेल यू। प्रैक्टिशनर जजमेंट के बेसिस पे मटेरियलिटी सेट करता है, राइट, और ये जजमेंट प्रैक्टिशनर खुद लेगा,
और ये जजमेंट सेम ही रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप ऑडिट कर रहे हो या रिव्यू कर रहे हो। मतलब मटीरियलिटी का कंसेप्ट जस्ट लाइक ऐसे नंबर 320 रहने वाला है। तो ये कहता है कि जब प्रैक्टिशनर जजमेंट ले रहे हैं ना कि किन फाइनेंशियल किन मिस स्टेटमेंट को मटीरियल बोला जाएगा इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it is going to be same regardless of the level of assurance obtained by the practitioner. So that means आप ऑडिट कर रहे हो तो भी मटेरियलिटी आप वैसे सेट करोगे, आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप मटेरियलिटी वैसे ही सेट करोगे जैसे आप ऑडिट के अंदर सेट करते हो। चलो, ये रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी का कंसेप्ट है। इसके ऊपर तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन भी कराया है ऑडिट के अंदर, आपने देखा होगा 450 के साथ जो कंसेप्ट मैंने लगाया है। यहाँ पे वही बात कह रहा है कि प्रैक्टिशनर को मटीरियलिटी रिवाइज भी करनी पड़ सकती है अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जाकर उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती जो इन्फॉर्मेशन उसको पता नहीं थी जब उसने इनिशियली मटीरियलिटी को सेट किया। क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, जस्ट लाइक ऑडिट ही यहाँ पे मटीरियलिटी का कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद क्या मैम, उसके बाद तो फिर प्लानिंग के टाइम पे ही वैसे हम 315 भी लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं एंटिटी की, एनवायरमेंट की। तो मैं कह सकती हूँ अब आप रैप लगा रहे हो, इतना डिटेल में हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया था। यस, सो प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एंटिटी की, एनवायरमेंट की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। पर्पस क्या रहेगा बेटा, वो एरिया आइडेंटिफाई करना जहाँ पे मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मतलब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। और रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करते हो, ताकि आपको एक बेसिस मिल पाए टू डिजाइन द प्रोसीजर, मतलब जिनके बेसिस पे आप अपने रिस्पॉन्सेज बना पाओ, जैसे कि आप ऑडिट में करते हो। चलेगा, यस। इसके बाद आ जाती है डिस्कशन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। यहां पे भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये शब्द आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑडिट तो ये है ही नहीं। सो बेसिकली अब ये रिस्पॉन्सेज बनाएगा, है ना। और यहाँ पे आप रेफरेंस 330 की डाल सकते हो। और मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिशनर 2 टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करता है स्टैंडर्ड के अंदर, एक है इंक्वायरी और दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी का मतलब वही रहेगा जो ऑडिट के अंदर होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर का भी मतलब वही रहेगा जो आप ऑडिट के अंदर परफॉर्म करते हो। चलो, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, वही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम दोज पीपल ऑफ द मैनेजमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन है। सो इंक्वायरी इंक्लूड्स सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी। इंक्वायरी किन किन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिशनर कर सकता है, ये आप लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी भी कि इंक्वायरी आप किन किन चीज़ों को लेकर कर सकते हो। और ये सारी बातें ना कहीं किसी ना किसी स्टैंडर्ड के अंदर आपने ऑडिट के अंदर पढ़ी है। जैसे कि आप ना मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो एज टू रिलेटिंग टू मेकिंग ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये हमने कहाँ पे देखा था, एसए नंबर 540 के अंदर, जहाँ पे आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी कि अच्छा मैनेजमेंट किन मेथड्स को यूज करिए अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने के लिए। दूसरा, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज। इसको 550 में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करते हो कि बताओ आपकी रिलेटेड पार्टी कौन है ना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस दे लो 540 की और 550 की। प्लस प्रैक्टिशनर इंक्वायरी कर सकता है नॉन फाइनेंशियल डाटा के ऊपर भी, अगर उसको ठीक लगता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसको लगता है जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के बट इससे फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं। लेट्स से कि आप ना कोई इन्वायरमेंटल लॉ रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, तो उसकी वजह से एंटिटी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से। प्लस अगर आपकी जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी है, ओनर्स हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स के अंदर जो डिस्कशन हुई है ना, वो डिस्कशन के ऊपर मैनेजमेंट एक्शन क्या ले रही है, यू कैन डू द इंक्वायरी फ्रॉम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर ऑल्सो। सो एक्शन टेकन एट द मीटिंग्स ऑफ ओनर टीसीडब्ल्यूजी कमिटी देर ऑफ, एंड उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट नहीं दिया फाइनेंशियल्स के ऊपर। प्लस आप कम्युनिकेशन जो एंटिटी को मिली है हैज रिसीव्ड और एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द रेगुलेटरी एजेंसी। इसके आगे ना आप रेफरेंस दे सकते हो एसए नंबर 501 की, लेट्स से भाई 501 की, या फिर आप यहाँ पे 250 का भी रेफरेंस दे सकते हो। मान लेते कि कोई रेगुलेटरी एजेंसी है, रेगुलेटरी एजेंसी पकड़ लेते हैं सेबी, है ना, सेबी का आपको नोटिस आ रहा है भाई तुमने कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया लो रेगुलेशन का, तो मैनेजमेंट से पूछ लो कि क्या कोई कम्युनिकेशन, कोई नोटिस आया रेगुलेटरी एजेंसी से, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है, राइट। प्लस मैटर अराइजिंग इन कोर्स ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। हाँ, इसका मतलब क्या है, आपने पहले मान लेते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया। एनालिटिकल प्रोसीजर आप क्यों परफॉर्म करते हो, अनयूजुअल रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना, वो सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद गलती हो सकती है। जैसे 520 में हमने देखा था, है ना, जब हम 315 में हमने देखा था कि कैसे हम एनालिटिकल प्रोसीजर को ऐसा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। क्या है कि उधर आपने एक प्रोसीजर परफॉर्म करा, वहां पे आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो अनयूजुअल है ना, तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है। आपने जो दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया उसको कोरोबरेट करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज इंक्वायरी एज एन ऑडिट प्रोसीजर। इंक्वायरी किन मैटर को लेकर कर सकते हो, सिर्फ स्टैंडर्ड का नंबर बताओ, 550, 540, ठीक है, 501, या फिर आप इसको 250 बोलोगे तो भी चलेगा, राइट। एक्शन टेकन एट द मीटिंग्स ऑफ ओनर्स टीसीडब्ल्यूजी, राइट। प्लस
आप इंक्वायरी कर सकते हो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर भी, अगर प्रैक्टिशनर को ठीक लगता है, और जो प्रोसीजर आपने बाकी परफॉर्म करे वहां से जो मैटर राइज हुए, जो एविडेंसेस आपको मिले, उनको कोरोबोरेट करने के लिए यू कैन यूज इंक्वायरी एज एन ऑडिट प्रोसीजर, एज अ रिव्यू प्रोसीजर चलेगा। फिर दूसरा क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। सो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से प्रैक्टिशनर को क्या हेल्प होती है, इस पॉइंट के ऊपर खाली एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है, तो आपको 1 2 3 4 ये पॉइंट अलग से याद करने पड़ेंगे। ये क्या कह रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर कि जब प्रैक्टिशनर अप्लाई करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर तो क्या कंसिडरेशन लेगा। सो प्रैक्टिशनर को बेसिकली ये कंसिडर करना पड़ता है कि भाई ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, यहाँ पे लिख लो सूटेबल भी है या नहीं। और इसको हमने कहीं ना कहीं 520 के अंदर भी देखा था कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोसीजर परफॉर्म कर ही सकते हो। कई बार जो डाटा आपको चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए वो डाटा अवेलेबल नहीं है, या वो डाटा अवेलेबल तो है बट वो डाटा रिलायबल नहीं है। सो what are the consideration that needs to be taken by the practitioner while applying the analytical procedure? तो स्टैंडर्ड कह रहा है प्रैक्टिशनर कंसिडर करेगा कि क्या डाटा एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से जो डाटा मिल रहा है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, वो एडुकेट है फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, वो रिलायबल है, मतलब सूटेबिलिटी आप देख रहे हो कि क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से प्रैक्टिशनर की कैसे असिस्टेंस होगी जब वो इस रिव्यू एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है। सो बाय परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर प्रैक्टिशनर को हेल्प मिलती है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाता है एंटिटी की, इट्स एनवायरमेंट की। बेटा आप एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ रैप यूज करते हो तो आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाते हो, प्लस आप एनालिटिकल प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ ऑडिट भी परफॉर्म करते हो। 520 में हमने देखा था। ऐसे ही रिव्यू एंगेजमेंट के टाइम पे भी, जब रिव्यू एंगेजमेंट कंप्लीट होने वाली होती है तो भी प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है एनालिटिकल प्रोसीजर को टू फॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन। सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट भी कर पाते हो, चलेगा। दूसरा ये हेल्प करता है, ये तो पता ही है, एनालिटिकल प्रोसीजर जितना भी अनयूजुअल वेरिएशन है, कोई इनकंसिस्टेंसी है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और ये भी मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग द कोरोबोरेटिव एविडेंसेस। कोरोबोरेटिव एविडेंसेस का मतलब होता है सपोर्टिंग एविडेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहले इंक्वायरी करी थी, है ना, और प्रैक्टिशनर को लगता है यार यहाँ से मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले, तो इसके बाद आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। या आपने पहले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया था बट अब आपको लगता है कि मुझे और भी काम करना चाहिए, तो आप दोबारा से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। इसको आप कहते हो कोरोबोरेटिव प्रोसीजर। सो ये आपको कोरोबोरेटिव एविडेंस भी प्रोवाइड कराता है इन रिलेशन टू अदर प्रोसीजर जो आपने पहले परफॉर्म किया। वो इंक्वायरी हो सकता है, वो एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है। प्लस इसको आप एज एन एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो जहां पे प्रैक्टिशनर को डाउट आता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। आगे जाके हम इस सिचुएशन को भी देखेंगे एडिशनल प्रोसीजर की, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। अब ये क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन, आप इनको मान के चलो। तो डिफरेंट सिचुएशन आएंगी, जैसे कि, और ये सारी सिचुएशन आपके ऑडिट के अंदर भी कवर होती है। जैसे कि सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज को लेकर प्रैक्टिशनर का काम क्या रहेगा, तो जो ऑडिट के अंदर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका लिमिटेड काम रहेगा, है ना, तो थोड़ा वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जितना लिखा हुआ है उतना आप ध्यान में रखो। चलो रिलेटेड पार्टी को लेकर क्या स्टैंडर्ड कहता है, प्रैक्टिशनर को ना ज्यादा काम नहीं करना। इधर जब आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको ना खाली अलर्ट रहना है। मतलब दोस्तों आपको कहते हैं ना कि प्रैक्टिशनर, मतलब ऑडिट के केस में आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिशनर अलर्ट रहेगा उन सारे अरेंजमेंट को लेकर, उन सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी हो, दैट मे इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। तो मतलब स्टैंडर्ड ने पहले आपको क्या बोला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन को लेकर क्या है कि आपको अलर्ट रहना है ना, कि कहीं कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन तो नहीं जो एग्जिस्ट कर रहा बट मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, which has not been previously identified by the management or not disclosed to the practitioner by the management. एंड बेटा अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आपकी ऑडिटर को मिल जाता है, मतलब प्रैक्टिशनर को यहाँ पे मिल जाता है, या कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मिल जाता है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, अब आपकी कंपनी ना सबको तो सामान बेच रही है 10% डिस्काउंट के ऊपर, और आपको एक पार्टी मिल जाती है जिसको सामान बेच रहे हो 50% डिस्काउंट के ऊपर। सो ये अनयूजुअल नेचर की ट्रांजेक्शन है ना, तो आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। प्रैक्टिशनर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि इस नेचर का ट्रांजेक्शन क्या है और पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी। और वो ये भी देखेगा कि कहीं जिस पार्टी को आप 50% के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो वो आपकी रिलेटेड पार्टी तो नहीं, आप बिजनेस रैशनल समझोगे फॉर टेकिंग दोस ट्रांजैक्शन, कि आपने क्यों इसको 50% का डिस्काउंट दिया, क्या बिजनेस रीजन है इसका।
550 के अंदर भी यही डिस्कशन, थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन है। इधर आपको काम थोड़ा सा कम करना है कि आपको अलर्ट रहना है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आपको देखते रहना है, ठीक है। फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस को लेकर ये हमने पढ़ा हुआ है, फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लो रेगुलेशन। यहाँ पे दो बातें है बेटा, एक है 240 की और दूसरी 250 की। ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है या कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है ना, या कोई एक्चुअल फ्रॉड है, कोई एक्चुअल नॉन कंप्लायंस आपको मिल जाएगा। सो प्रैक्टिशनर को क्या करना है, प्रैक्टिशनर शेल वो इस मैटर को सबसे पहले अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, जस्ट लाइक ऐसे नंबर 240 250 कि फ्रॉड अगर परचेज के डिपार्टमेंट में मिला तो परचेज हेड को बताओगे, नॉन कंप्लायंस अगर परचेज के डिपार्टमेंट में मिला तो आप किसको बताओगे, परचेज हेड को बताओगे। तो सबसे पहले इस मैटर को कम्युनिकेट करोगे टू दी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और TCWG, फिर आप उसको रिक्वेस्ट करते हो मैनेजमेंट को कि आप एसेस करो कि इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या आ रहा है। हमने पढ़ा था 250 के अंदर इसको, ओके। एंड ऑल्सो यू विल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लो रेगुलेशन। सुना, फिर आप मैनेजमेंट की असेसमेंट को भी आप कंसिडर करोगे, जो भी आपने उसको कम्युनिकेशन किया नॉन कंप्लायंस का, फ्रॉड का, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या आ रहा है, प्रैक्टिशनर ये कंसिडर करेगा, और अल्टीमेटली उसकी रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है, आप ये भी कंसिडर करोगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हो कि यार ये जो भी आपको नॉन कंप्लायंस मिला, जो भी फ्रॉड मिला, क्या इसको आपको किसी थर्ड पार्टी को भी बताना है। जैसे कि हम सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग जाए, ऑडिट के केस में आप इसकी कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो। तो इसने क्या किया है, वो जो कम्युनिकेशन वाले पॉइंट दे रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, एक्चुअल फ्रॉड और एक्चुअल नॉन कंप्लायंस के 240 और 250 वो मिला के इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। फिर आगे आता है यूजिंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अदर्स मतलब कि जैसे ऑडिट के अंदर आप अदर ऑडिटर का काम यूज करते हो, अगर ग्रुप ऑडिट का केस है। अदर्स मतलब जैसे कि आप इंटरनल ऑडिटर का काम कर रहे हो 610, या फिर आप ऑडिटर एक्सपर्ट करते हो, ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, तो 3 स्टैंडर्ड की आप रेफरेंस दे लो, ऐसे 600, 610 और 620। सो कहता है कि अगर प्रैक्टिशनर यूज कर रहा है वर्क परफॉर्म बाय एनी अदर प्रैक्टिशनर, किसी और प्रैक्टिशनर का काम आप यूज कर रहे हो रिव्यू एंगेजमेंट के लिए या एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, तो आपको पहले ये देखना तो पड़ेगा कि भाई उसका काम आपकी पर्पस के लिए एडुकेट है। वो ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिशनर विल टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप टू सेटिस्फाई दैट द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स इज एडुकेट फॉर द प्रैक्टिशनर पर्पस। एंड फिर ये यहाँ पे इस पॉइंट में 600 की रेफरेंस दे लो कि अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो CFS का, फिर आपको जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे वो प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए कि जो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए। द प्लान्ड एंटी ऑफ द प्रोसीजर आर डायरेक्टेड एट अचीविंग द प्रैक्टिशनर ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव विच इज सेट बाय SRE 2400। बेसिकली आप रीजनेबल नहीं, बेसिकली आप लिमिटेड एश्योरेंस दे पाओ ओवर दी CFS फॉर द रिव्यू एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस SRE बट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब CFS के कंटेक्स्ट में आपको वही सारा काम करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड आपको करने को कहता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग योर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर आप अदर प्रैक्टिशनर का काम यूज करना चाहते हो आप उनके काम को यूज कर सकते हो, जैसे हम ऐसे नंबर 600 के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर आता है गोइंग कंसर्न। बेटा इसको भी आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अलग से। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यार, जैसे हम ना नॉर्मल ऐसे 570 के अंदर पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हम ऑडिट जब कर रहे हैं तो उधर हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ता है, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है ना। यहाँ पे हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, यहाँ पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे गोइंग कंसर्न को लेकर। यस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी गोइंग कंसर्न को देखने की कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करे वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। बट इधर क्या है कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लोगे कि भाई उनको कोई ऐसा इवेंट कंडीशन तो नहीं पता जिसकी वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो सकती है। मैनेजमेंट का एक्शन प्लान पूछ लोगे कि अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो मैनेजमेंट क्या एक्शन प्लान लेने का सोच रही है, वहां पे समझ में आ रहा है। बट आप उस एक्शन प्लान की फिजिबिलिटी चेक नहीं करोगे। आप अगर इसका कंपैरिजन 570 से करोगे, वहां पे जो ऑडिटर है वो फिजिबिलिटी को भी चेक करता है कि भाई हाँ जो मैनेजमेंट ने अपना एक्शन प्लान बताया वो सही में फिजिबल है या नहीं, है ना। मैनेजमेंट लेट्स से कि भाई इवेंट कंडीशन क्या थी, मार्केट में एकदम से कंपटीशन बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिरना शुरू होगी और आपको कंटिन्यूअसली लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा आ गया। ये इवेंट कंडीशन है जिसकी वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी राइज हो रही है। अब मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बता भाई अब तू आगे क्या सोच रही है, तेरा एक्शन प्लान क्या है। मैनेजमेंट कहते हैं टेंशन मतलब एक नया प्लांट लगा दूंगी, है ना, वहां से मेरे को सामान मैं बनाऊंगी और कंपटीशन में वापस आ जाऊंगी। ऐसा कुछ एक्शन प्लान मैनेजमेंट ने दिया। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ता है भाई वो फिजिबल भी है या नहीं। मतलब पैसे किधर से आएंगे तुम्हारे पास ये प्लांट लगाने के, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखने के बाद आप
पता लगाते हो कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस यूज कर रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करनी, बाकी सारा काम 570 वाला ही रहेगा। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंसिडरेशन। सो जब आप रिव्यू कर रहे हो तो यहाँ पे भी प्रैक्टिशनर कंसिडर करता है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, कि एंटिटी चलेगी तो सही ना एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। एंड अगर प्रैक्टिशनर को कोई ऐसा इवेंट कंडीशन पता लग जाता है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो आप क्या करोगे, देखो ये काम करना है आपको खाली स्टैंडर्ड में, आपको इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से कि भाई तेरा फ्यूचर का एक्शन प्लान क्या है एंड अफेक्टिंग एंड अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ दोस प्लान। आप फिजिबिलिटी को चेक नहीं कर रहे, आप फिजिबिलिटी को लेकर खाली इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप मैनेजमेंट से ये भी इंक्वायरी करते हो कि क्या मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि जो भी मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है उससे आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी एंड रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड आपकी एंटिटी कंटिन्यू करेगी एज अ गोइंग कंसर्न। प्लस आप इवेलुएट करोगे रिजल्ट ऑफ दोस इंक्वायरी। तो मैनेजमेंट ने आपने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिया, तो आप कंसिडर करोगे कि मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से आपको एक सफिशिएंट एविडेंस मिल गया है क्या, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यस मैनेजमेंट कैन कंटिन्यू टू मेक इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस। So you will evaluate whether management response provide a sufficient basis to continue to present financial statement on going concern basis if the financial reporting framework include the assumption of an entity continues as a going concern, right? So basically कुछ नहीं कहना चाह रहा, कहता है कि आपको जो चाहिए था एविडेंस मिल गया कि अब सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, मैनेजमेंट ने जो एक्शन प्लान दिया आपको वहां से एविडेंसेस मिल गए और मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना सकती है, जैसे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने को कहता है। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और मटेरियली मिसस्टेटेड कब होगी, जब आपको एविडेंस मिल रहा है कि गोइंग कंसर्न अब आप यूज नहीं कर सकते बट मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज किया है, और अदरवाइज मिसलीडिंग, और वो मिसलीडिंग भी तभी होगी कि अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस जो यूज कर रहे हो वो इनएप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन। प्लस आप कंसीडर करोगे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ ऑल अदर इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू द प्रैक्टिशनर, ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ विच द प्रैक्टिशनर इज अवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ रिव्यू। आपने काम किया होगा, आपके पास बाकी एविडेंसेस भी तो होंगे ना, तो मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को आप कोरोबोरेट करोगे जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है रिव्यू एंगेजमेंट के दौरान। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, आप नीचे आ जाओ। पर्पस फॉर एडिशनल प्रोसीजर, बेटा ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एडिशनल प्रोसीजर ऊपर आया भी था ना एक वर्ड जब हम रिस्पॉन्सेज बना रहे थे, ये सिचुएशन है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सुना ध्यान से क्या है कि अगर प्रैक्टिशनर जब रिव्यू एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसको कोई ऐसा मैटर के बारे में पता लग जाता है जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर को लगता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब आपको डाउट आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है, तो अभी आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि सही में उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं, तो फिर आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर ताकि उसको सफिशिएंट बेस मिल जाए ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या सही में इस मैटर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट। दो बातें लिखी हुई उसने कि वो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि प्रैक्टिशनर को एक सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाए सो दैट ही कैन कंक्लूड दैट मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, क्योंकि या तो आपको ये पता लगेगा कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, या तो आप ये कंक्लूड करोगे कि इस मैटर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो बेसिकली आपको एडिशनल काम करके जो डाउट आ रहा है उसको कंफर्म करना है कि सही में गलती हुई या नहीं हुई। अच्छा, क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी, वही एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी। सो एडिशनल इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आपने पहले इंक्वायरी किया दोबारा से इंक्वायरी कर सकते हो, अब इंक्वायरी स्पेसिफिक हो सकती है या आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। और इस सिचुएशन में बेटा मैंने बोला था ना कई बार आप कुछ एक्सटेंसिव चेकिंग भी कर जाते हो यहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट में, तो इस सिचुएशन में आप सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब टीओडी और कंफर्मेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसे नंबर 560 का रेप्लिका है, बट 560 तो आपने कराया ही नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में तो वो है ही नहीं। बट 560 का मैंने आपको बोला था कि कुछ सेलेक्टिव स्टैंडर्ड है जिसका मैं क्लास आपको अलग से दूंगी, फास्ट ट्रैक बैच का, आप उसको देख लेना, है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपके सिलेबस का मेन हिस्सा नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा उसको बूस्टर बैच में इनकॉर्पोरेट तो नहीं कर पाऊंगी। सो सुनना मेरी बात है, सब्सिक्वेंट इवेंट की डिस्कशन वहाँ पे कवर है, मैं यहाँ पे एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, नहीं तो फिर आप इसको ज़्यादा बेटर ये होगा कि आपने 560 किया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सो क्या है कि एक बार सुनना, ये आपका 31 मार्च है बेटा, 31 मार्च है ये, है ना, ये 31 मार्च 2024 है, और आप रिपोर्ट कब दे रहे हो, आप रिपोर्ट दे रहे हो 8 मई 2025 को, 8 मई 2024 को। फाइनेंशियल ईयर आपका है 2023-2024।
सो बैलेंस शीट डेट तक तो सारे जितने भी इवेंट ट्रांजेक्शन आपकी इनकर हुई होंगी, ऑडिटर ने उन सारी इवेंट उन सारी ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया होगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना। बट मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि एक बार आपका बैलेंस शीट डेट जा चुका है, उसके बाद अगर कोई इवेंट अक्कर होता है ना, कोई ट्रांजेक्शन अक्कर होती है, तो उसको लेकर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। तो देखो यहाँ पे जब तक आपने रिपोर्ट इशू नहीं करी, मतलब मैं कह सकती हूँ अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कोई भी इवेंट कोई भी ट्रांजेक्शन इस पीरियड में इनकर हो रहा है, उसको आप सब्सिक्वेंट इवेंट ट्रांजेक्शन कह सकते हो। अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है एज पर इंड एस 10 आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैनेजमेंट को उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आपकी मैनेजमेंट को उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। समझ में आ रहा है। एंड ऑडिटर को ऑडिट में भी और यहाँ पे प्रैक्टिशनर को रिव्यू एंगेजमेंट में भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं कि यस ये काम मैनेजमेंट ने कर दिया है। बट उन सारे इवेंट और ट्रांजेक्शन का क्या जो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद उसको पता लग रहा है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई। एक बार रिपोर्ट बन गई तो काम खत्म ऑडिट के केस में। ऐसे ही रिव्यू एंगेजमेंट के केस में भी एक बार आपकी रिपोर्ट बन गई, उसके बाद कोई इवेंट आपको पता लग रहा है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट उसकी एक्सेप्शन है कि अगर वो एक ऐसा आपको फैक्ट पता लग गया कि अगर ये फैक्ट आपको पहले पता होता, उस डेट के ऊपर पता होता जब आप रिपोर्ट बना रहे थे, तो आपने एक डिफरेंट ओपिनियन इशू किया होता या डिफरेंट कंक्लूजन दिया होता। अगर रिव्यू एंगेजमेंट है तो फिर प्रैक्टिशनर को उधर काम करना पड़ता है ना। फिर प्रैक्टिशनर उधर काम क्या करता है, फिर प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट से डिस्कशन करता है कि भाई अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट करने की जरूरत है, वो देखेगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ फाइनेंशियल्स के अंदर ये आना चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट को बोलेगा अमेंडमेंट करने को। फिर वो देखेगा मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। मैनेजमेंट अगर अमेंडमेंट नहीं कर रही है तो अभी उसको अपना आगे का कोर्स ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो वो फैक्ट क्या हो सकता है, जैसे कि फ्रॉड, आपको पहले वो फ्रॉड नहीं पता था, रिपोर्ट बनाने के बाद फ्रॉड पता लग गया। तो अगर ये फ्रॉड पहले पता होता तो डिफरेंट ओपिनियन जाता या डिफरेंट कंक्लूजन जाती। यस, यही सारी कंक्लूजन यहाँ पे लिखी हुई है। सुनना ध्यान से, फटाफट रिकंसाइल करा रही हूँ। 560 अगर आप देख लोगे तो ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। सो प्रैक्टिशनर सबसे पहले कौन से इवेंट की बात कर रहा है, इवेंट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर जो अक्कर हो रहे बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को टू करेक्ट दोज मिस स्टेटमेंट। बेसिकली आप एडजस्टमेंट कर दो या डिस्क्लोजर दे दो ऐसे केस में भी, बट प्रैक्टिशनर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। मैंने बताया ना, रिपोर्ट बन के उसके बाद आपको कोई एविडेंसेस नहीं कलेक्ट करनी। बट अगर रिपोर्ट बनने के बाद बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, इशूड मतलब क्या, इशू टू थर्ड पार्टी। तो रिपोर्ट बन चुकी है बट अभी तक थर्ड पार्टी के पास नहीं गई। अगर प्रैक्टिशनर को कोई ऐसा फैक्ट पता लगता है कि अगर ये फैक्ट उसे पहले पता होता, कब, जिस डेट के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है उस डेट के ऊपर पता होता, तो प्रैक्टिशनर ने अपनी रिपोर्ट को अमेंड किया होता। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो इस मैटर को डिस्कस करेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, देखेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट कराने की जरूरत है, और अगर अमेंडमेंट कराने की जरूरत है तो वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है कि मैनेजमेंट इस मैटर को कैसे इंटेंड करे टू एड्रेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने के बारे में क्या सोच रही है, और अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं करती है तो फिर उस सिचुएशन में प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि भाई अमेंडमेंट तो जरूरी है, और रिपोर्ट अगर एंटिटी के पास जा चुकी है, आपने रिपोर्ट पकड़ा दी एंटिटी को, मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को रेडी नहीं है, बट प्रैक्टिशनर को लगता है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। सो प्रैक्टिशनर इस मैटर को टीसीडब्ल्यूजी को नोटिफाई करता है और कहता है देखो आपको मैंने रिपोर्ट दे दी, ये फाइनेंशियल अब थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए जब तक नेसेसरी अमेंडमेंट नहीं हो जाती। और अगर फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी के पास मैनेजमेंट इशू कर देती है तो फिर आपको वहां पे अपना एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ये फाइनेंशियल्स गई है आपको लगता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, वो फ्रॉड का इंपैक्ट शो होना चाहिए, बट मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट नहीं करी, तो आप चाहोगे कि वो यूजर्स इसके ऊपर रिलायंस प्लेस ना करें। सो यू विल टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आप एक पब्लिक स्टेटमेंट दे सकते हो। तो ये सारी चीजें 560 का एक क्रक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। आ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट 560 में ये सब कुछ वैसे भी कवर हो जाता है। आगे चलेंगे। सो बेटा आप मुझे ये बताओ कि जो भी आपने काम किया उस काम के बेसिस पे क्या प्रैक्टिशनर को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? यस, वो रिपोर्ट बनाएगा, बट रिपोर्ट में वो कंक्लूजन देगा उससे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गए हैं जिसके बेसिस पे मैं एक रीजनेबल नहीं, जिसके बेसिस पे मैं एक लिमिटेड कंक्लूजन दे सकता हूं। यस, जैसे कि आप नॉर्मल ऑडिट में भी यही देखते हो कि क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, वही लिखा हुआ है। प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट करेगा कि क्या उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गए हैं बेस्ड अपॉन द प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म करे, और अगर नहीं मिले तो फिर अगर आपको एविडेंसेस नहीं मिले तो फिर बेटा आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैंने जो काम किया उसको मैं एक्सटेंड करूं या मुझे अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है, एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रैक्टिशनर। सो अगर एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो प्रैक्टिशनर या तो अपने काम को एक्सटेंड कर देगा या अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। एंड इसमें से अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो इसका इफेक्ट आपके रिपोर्ट के ऊपर क्या आ सकता है, आप ये कंसिडर करोगे, क्योंकि आप अभी अगर आप एक काम नहीं कर पा रहे हो तो आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग गई है, जैसे ऑडिट में लग जाती है।
एंड आप ये भी देखते हो कि क्या मैं इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू कर पाऊंगा। मतलब क्या है कि कई बार तो आप खाली क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हो कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा, बट कई बार आप कहते हो यार ये तो डिस्क्लेमर देने वाली सिचुएशन हो गई है, तो फिर मुझे पहले विथड्रॉल आप करने का सोचते हो। सो प्रैक्टिशनर को अगर एविडेंसेस नहीं मिलते तो प्रैक्टिशनर सबसे पहले इस मैटर को डिस्कस करता है और फिर वो देखता है कि क्या उसके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी है, तो फिर या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा, यहाँ पे क्वालिफाइड कंक्लूजन इशू करेगा, या वो डिस्क्लेमर देगा, या डिस्क्लेमर देने से पहले वो विथड्रॉल करने का सोचेगा, जैसे हमने ऐसे 705 के अंदर ही डिस्कस किया था। आर यू विद मी ऑन दिस? यस बेटा। फिर यहाँ पे WR के पॉइंट लिखे हुए, मैं आपको बताऊं ये सारा कंसेप्ट WR का आपको ना 580 से मिल जाएगा, बट मैं इसको छोड़ नहीं रही, मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सी चीजें खुद करनी है जो आपके लिए बहुत आसान होंगी, जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होंगी। इसको भी मैं करा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सुनना। सो WR आप किन चीजों को लेकर ले सकते हो? 580 के अंदर हमने देखा हुआ है कि आप ना मैनेजमेंट से WR ले सकते हो इन सारी चीजों को लेकर कि सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, प्लस मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी, प्रैक्टिशनर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करानी थी, जो आपने अग्री किया मैनेजमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, आप WR ले लो। प्लस वो सारी ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट ने उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो इसको हम क्या कहते थे 580 में? कंप्लीटनेस को लेकर। अच्छा 580 भी शायद आपके सिलेबस में मेन में नहीं पढ़ा होगा, तो इसको भी मैंने एडिशनली प्रोवाइड कराया। एडिशनली का मतलब ये है कि अगर क्या है कि इंस्टीट्यूट ने कहने को तो एडिशनली बोल दिया है, बट कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो रेलिवेंट भी हैं, चलेगा, उसको मैं अलग से टेकअप करूंगी, बीच में इसको खिचड़ी नहीं बना रहे। चलो, सो ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप कंप्लीटनेस को लेकर भी मैनेजमेंट से क्या लेते हो? WR लेते हो। प्लस ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा बेटा कि किन किन अदर मैटर्स को लेकर प्रैक्टिशनर WR ले सकता है। सो ये आप ना, ये जो भी आपने ऑडिट पढ़ा है उसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर WR का कंसेप्ट है, वो उठा के कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि प्रैक्टिशनर WR रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से किस चीज को लेकर? नंबर 1 कि एंटिटी ने अपनी रिलेटेड पार्टी जितनी भी उसको पता था उसका आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिशनर को बता दिया है, आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, एंड जो भी उन रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करी वो उसने कम्युनिकेट कर दिया प्रैक्टिशनर को। तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो 550 की, प्लस आगे आप रेफरेंस दे सकते हो 240 की कि प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट ने जितना भी फ्रॉड उसको पता था या जितना भी सस्पेक्टेड फ्रॉड था, दोज हैव बीन कम्युनिकेटेड। फिर सेम गोज विद द नॉन कंप्लायंस आल्सो, ये वाले पॉइंट तो हमने 250 में भी पढ़े थे कि जितना भी नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट को पता था वो उसने कम्युनिकेट कर दिया ऑडिटर को। ये WR हम लेते हैं 250 में भी। यहाँ पे आप ऑडिटर शब्द यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिशनर शब्द यूज कर दोगे। प्लस जितना भी इंफॉर्मेशन जो गोइंग कंसर्न के लिए रेलिवेंट था वो मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया है किसको? प्रैक्टिशनर को। 570 सारे के सारे इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट 560 विच आर अकरिंग आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, तो वो कम्युनिकेट कर दिया मैनेजमेंट इनटू द प्रैक्टिशनर। अभी जो मैंने आपको बताया 560, कोई अगर मटेरियल कमिटमेंट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिससे एंटिटी का फाइनेंशियल अफेक्ट हो सकता है, राइट, वो मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया टू द प्रैक्टिशनर। प्लस कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जो एंटिटी ने एंटर करी, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो विदाउट एनी कंसिडरेशन एंटर कर रही है, बिल्डिंग के बदले में बिल्डिंग, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है बेटा, वो उसके बारे में भी मैनेजमेंट ने प्रैक्टिशनर को बता दिया है। तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप याद कर रहे हैं ना, जितने भी स्टैंडर्ड्स आप रिलेट कर पा रहे हो वो चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये इन सारे मैटर्स को लेकर आप WR लेते हो। देखो ऊपर वाले मैटर्स को लेकर WR लेना ये मैंडेटरी है, ये 580 ने बोला है, ये सारे मैटर्स को लेकर आपको WR लेनी है, या आप डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हो। मैं ऑडिट का रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पे। अच्छा आप गलती से भी ऐसे मत लेकर आना, मैं याद कराने के लिए आपको ऐसा कह रही हूँ। प्लस ये भी एक अलग सिचुएशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक अलग सिचुएशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और यही बात 580 में लिखी हुई। अगर आपने 580 नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका 580 खत्म हो चुका है। अच्छा क्या है कि प्रैक्टिशनर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर मैनेजमेंट उसको WR नहीं प्रोवाइड करा रही है? आपको WR लेनी 580 के अकॉर्डिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो सबसे पहले तो आप इस मैटर को डिस्कस करोगे मैनेजमेंट TCWG के साथ, फिर आप री इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। अच्छा री इवेल्युएट क्यों? क्योंकि इवेल्युएट तो आपने एक्सेप्टेंस देते हुए कर ली होगी, अब देखोगे कि मैनेजमेंट सही में ऑनेस्ट है या नहीं, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है जो बाकी WR आपने ली है, एंड इफेक्ट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ अदर WR। प्लस अब आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट एक्शन क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि WR लेना मैंडेटरी है ताकि उसको सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाए, तो अगर मैनेजमेंट आपको WR नहीं दे रही है तो आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो इसका इंपैक्ट आपकी रिपोर्ट के ऊपर आ सकता है। सो ही विल टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द कंक्लूजन इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट एज पर दिस स्टैंडर्ड।
अच्छा, कब डिस्क्लेमर देना सही होता है या कब आप विदड्रॉल करना सही समझते हो? इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो अगर प्रैक्टिशनर ने ये कंक्लूड किया दैट देयर इज अ सफिशिएंट डाउट ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, उसको लगता है कि मैनेजमेंट जो WR दे रही है ना वो रिलायबल नहीं है, सफिशिएंट डाउट है ना, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क राइज हो गया, या फिर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने WR नहीं प्रोवाइड कराई है, किन चीजों को लेकर, जिस WR को प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट के लिए मैंडेटरी था विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर कंप्लीटनेस, जो पहले पॉइंट में ऊपर आया। सो उस केस में या तो आप विड्रॉल करते हो, आप डिस्क्लेमर करते हो। इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है, बट हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा, अभी ओपिनियन का कंसेप्ट शुरू होगा, बट यहाँ पे हम इसे ओपिनियन तो नहीं बोलेंगे, इसे हम स्टैंडर्ड के अंदर क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं कंक्लूजन। फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सुनना, सारी बातें यहाँ पे 700 की लिखी हुई है कि जब भी आप कंक्लूजन फॉर्म करते हो तो क्या कंक्लूजन फॉर्म करते वक्त किन चीज़ों को कंसिडर करोगे? अरे वही सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आप फॉलो कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट के लिए वो रीजनेबल है या नहीं, ये सारी बातें आप पढ़ के आते हो 700 के अंदर, मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। डिफरेंस क्या है, वहां ओपिनियन शब्द यूज करना था, यहाँ पे कंक्लूजन शब्द यूज करना है। प्लस अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या रहेगी, ये आप पढ़ के आते हो, यहाँ पे अनमोडिफाइड कंक्लूजन की वर्डिंग क्या होगी, ये मैंने बता दिया, इधर बिगिनिंग के अंदर नेगेटिव एश्योरेंस की वर्डिंग ये आप पढ़ोगे। मॉडिफाइड कंक्लूजन कब इशू करोगे, आप पढ़ोगे 705। नीचे भी बेटा पूरे ये मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट है, ये आप पढ़ोगे कि एविडेंसेस नहीं मिले तो क्या मॉडिफिकेशन, एविडेंसेस मिले तो क्या मॉडिफिकेशन, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ कैसे जाएगा, ये सारी डिस्कशन 705 की रेप्लिका है। समझ में आ रहा है? अच्छा नीचे आ जाओ एक बार फिर से आप यहाँ पे, इफ यू विल कम टू दिस कंसेप्ट, यस ये वाला EOM OM पैराग्राफ लिख लो, सेम एज ऐसे नंबर 706, बिल्कुल सेम रेप्लिका है। अच्छा ये वाला मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहूंगी, प्रैक्टिशनर जब रिपोर्ट बनाएगा तो रिपोर्ट के एलिमेंट क्या रहेंगे। अच्छा ये पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्योंकि आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो इट इज जस्ट लाइक ऑडिट, द ओनली डिफरेंस हियर इज ऑडिट में काम ज्यादा होता है, इधर काम कम है, दैट्स इट। चलो सबसे पहले जैसे ऑडिट के केस में आप टाइटल डाल दो, यहाँ पे भी टाइटल जाएगा, फिर एड्रेस ही मेंशन करोगे, एड्रेस से क्या होगा एप्रोप्रिएट, वो एंगेजमेंट के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डालोगे, उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या चीजें लिखोगे, क्लियरली आइडेंटिफाई करोगे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करोगे, जैसे कि हमने 700 के अंदर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हो, हर एक एलिमेंट के टाइटल को आप आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा डेट पीरियड कवर कर रहा है वो टाइटल ये बताओगे, प्लस रेफरेंस दोगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की, अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन की, क्लियरली बताओगे कि इसका रिव्यू हुआ है, फिर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बता दोगे कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी कंट्रोल लगाना है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जा रही है वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो बेटा ये 2 पॉइंट ऐसे नंबर 800 में हमने पढ़े थे, ये आप एक बार पढ़ लेना है, जब रिपोर्ट के एलिमेंट हमने देखा था। प्लस प्रैक्टिशनर अपनी रिस्पांसिबिलिटी बता देगा, भाई मेरी रिस्पांसिबिलिटी ये, मुझे कंक्लूजन देनी है, कंक्लूजन कैसे दूंगा मैं, जैसे कि मैंने काम किया बेस्ड अपॉन दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। वो ये भी बता देगा मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मुझे इस SRE के साथ काम करना है, कंप्लायंस करना है, लो रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 7th वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसके ऊपर ना जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला उसका सेकंड पार्ट, ये यहां से उसका आंसर बन रहा है, देख रहा है इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चन बना रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है उसका आंसर यहां से बन रहा है कि जब आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन देते हो इसकी लिमिटेशन की, मतलब आप एक कैविएट डाल रहे हो, ये वार्निंग दे रहे हो यूजर्स को कि देखो रिव्यू एंगेजमेंट जो इस SRE के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करें ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एंड प्रैक्टिशनर ने यहाँ पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करे उसमें 2 ही चीजें आती है, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड उसके बेसिस पे जो उसने एविडेंसेस मिले वो इवेल्युएट करा है, एंड देयरफॉर जो प्रोसीजर यहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट के केस में प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर रहा है दोज आर सब्सटेंशियली लेसर, वो कम है इन कंपैरिजन टू जो आप नॉर्मली ऑडिट के केस में परफॉर्म करते हो। देयरफॉर जब हम बात करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट के, प्रैक्टिशनर कोई भी ओपिनियन नहीं देता, ये कैविएट्स डालते हो आप, इसे कहते हो वार्निंग डालते हो, स्टेटमेंट देते हो ताकि जो यूजर हैं आपकी रिपोर्ट को वो ये समझ पाए। इसके ऊपर था वो 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। चलो अब आ जाओ, फिर कंक्लूजन पैराग्राफ डाल दोगे भाई आपका जो कंक्लूजन है, राइट। सो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देगा एज टू दी एप्रोप्रिएटनेस, जो भी एज एप्रोप्रिएट, मतलब अगर आपको मॉडिफाइड कंक्लूजन देनी है तो मॉडिफाइड कंक्लूजन, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देनी है तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। प्लस आप रेफरेंस देते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, वो तो चलेगा ही, वो तो आएगा ही, क्योंकि आप ऐसे बताते हो ना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो रेफरेंस तो आ रही है ना।
प्लस प्रैक्टिशनर कंक्लूजन अगर मॉडिफाइड है तो डेफिनेटली आप मॉडिफाइड हेडिंग को चेंज करोगे। जैसे क्वालिफाइड कंक्लूजन है तो वो क्वालिफाइड हेडिंग हो जाएगी, फिर उसके नीचे बेसिस पर क्वालिफाइड सेक्शन जाएगा, राइट। प्लस आप रेफरेंस देते हो कि प्रैक्टिशनर की ऑब्लिगेशन क्या है इस एसआरई के अकॉर्डिंग कि उसको एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, और लास्ट में आप एसपीडी कर देते हो, एस मतलब साइनिंग, प्लेस और डेट, जस्ट लाइक नॉर्मल ऑडिट। मैंने खाली पढ़ा दिया क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और मेरे को ये बताना भी था कि अलग से एलिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्दो ये भी बिल्कुल सिमिलर है जो हमने 700 के ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट देखे थे। अगर आपकी कोई और अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ऑडिट के केस में सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 3, 143 सबसेक्शन नंबर 1 या कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप कहाँ पे दिखाते हो, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऐसे ही यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल हमने सेम पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट आप पढ़ लेना कि डॉक्यूमेंटेशन किन किन चीज़ों की प्रैक्टिशनर करेगा, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे आप डॉक्यूमेंट कर देते हो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका एंटी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करोगे विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड एज पर दिस एसआरई और लॉ रेगुलेशन। प्लस जब ये आप एनटीई डॉक्यूमेंट करते हो ना तो फिर आप ये भी बताते हो कि हु परफॉर्म द वर्क, किसने ये काम किया, किस डेट के ऊपर ये काम कंप्लीट हुआ, किसने इस काम का रिव्यू किया, कितना एक्सटेंड था उस रिव्यू का, पीरियड कवर्ड बाय सच रिव्यू। सो जब आप एंटी डॉक्यूमेंट करें तो ये आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। प्लस जब आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे क्या रिजल्ट वहाँ से मिले, क्योंकि उन रिजल्ट के बेसिस पे कंक्लूजन आप दे रहे हो। कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट तो आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। उस मैटर के ऊपर प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन क्या है, क्या जजमेंट ली उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए प्रैक्टिशनर ने, या आप डॉक्यूमेंट करोगे। और क्या मैटर्स डॉक्यूमेंट कर देते हो, अगर कोई मैटर है जिस मैटर को लेकर आपने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन किया था, या आप पढ़ते हो ऐसे के अंदर भी पढ़ते हो आप इसे। एंड इन द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर ने कोई इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करी which is inconsistent with practitioner findings regarding significant matters, practitioner shall document how inconsistency was addressed। So basically आपके पास जो एविडेंसेस थे, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी और जो सर्कमस्टांस आपको बाद में जाके पता लगता है, अगर उसके बीच में इनकंसिस्टेंसी है, राइट, या आप कह सकते हो दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, दोज आर शोइंग द इनकंसिस्टेंसी, तो प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंट करता है वो इनकंसिस्टेंसी क्या थी और उसको रिजोल्व कैसे किया गया, मतलब प्रैक्टिशनर ने कैसे उस इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व किया, वो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करे, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। सो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि जो काम आपने किया उसको डॉक्यूमेंट करो, उसके रिजल्ट क्या मिले वो डॉक्यूमेंट करो, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट मिले वो आप डॉक्यूमेंट करोगे। यस, बाकी स्टैंडर्ड के अंदर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जितना भी मैंने आपको रिपोर्टिंग का बोला ना, खुद कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कर नहीं पाओगे। लेट मी टेल यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि वर्डिंग कैसे रहेगी। अगर आपको क्लीन रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो आपकी वर्डिंग ये रहेगी, और आप मॉडिफाइड करोगे तो डेफिनेटली इस वर्डिंग में से आप नोट हटा दोगे, बस चलेगा। सो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मॉडिफिकेशन के सारे पॉइंट 705 वाले हैं, ईओएम ओएम पैराग्राफ के पॉइंट 706 वाले हैं, 700 में अनमोडिफाइड ओपिनियन शब्द यूज नहीं करना, बट कंक्लूजन शब्द यूज करना है, 700 वाले पॉइंट है। अगर कुछ भी नया होता तो मैं पढ़ाती, आज तक तो मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया, तो ये भी छुड़वाया नहीं, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं स्टैंडर्ड ना भी कराती आपको तो भी आप इसको कर पाते। एक और क्वेश्चन है बेटा जो आपको करना चाहिए, ये मैंने आपको बिगिनिंग के अंदर ही करा दिया, ये जो लास्ट कंसेप्ट अपना ऑडिट वर्सेस रिव्यू, तो ये भी आप सेल्फ करोगे। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। एंड दिस वाज योर SRE 2400। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन देख लेना आप क्वेश्चन बैंक में, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई कैन अश्योर यू दैट। थैंक यू सो मच। देखो इन क्वेश्चंस को मैं कुछ ऐसे हैं स्टैंडर्ड अपने सिलेबस में जहाँ पे कम क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक उन स्टैंडर्ड को पूरा एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो पूरे क्वेश्चंस आपके हैं नहीं। और कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी बुक से बन जाएंगे, है ना। और मैं कुछ क्वेश्चन रिकंसाइल करा रही हूँ जस्ट टू गिव यू सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, और इतने सिंपल है कि अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप उसको कर पाओगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन कैसे करा दिए, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है। 2 क्वेश्चन इस वजह से हुए कि जितना क्वेश्चन नहीं भी हुआ है तो वो क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, आई कैन अश्योर यू। मतलब आप पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। प्लस बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक इन स्टैंडर्ड से पूछे ही नहीं गए हैं। सो आपको कोई भी कंसेप्ट इसलिए नहीं छोड़ के जाना है नए स्टैंडर्ड के अंदर कि आपको लगता है यार अभी तो यहाँ से कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन, तो फिर पूछा भी नहीं जाएगा। ये नई स्टैंडर्ड है भाई, 24 से इनको इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इनको टाइम लगेगा अभी क्वेश्चंस बनने में।